हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम ब्लूप्रिंट्स के इस प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों को पता है कि अध्याय से अधिकारी तक नाम की एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी विषय में हम लोग दूसरा चैप्टर संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे, जिसके 3 वीडियो लेक्चर्स हमने कवर कर लिया है। आज उसी सीरीज में आगे हम लोग इसका चौथा वीडियो लेक्चर कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो अभी तक हमने 40 प्रश्न डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ये आज 41वां प्रश्न है यहाँ से होने वाला, ठीक है। चलिए, प्रश्न है कि संविधान सभा की बड़ी समितियों में से एक मौलिक अधिकारों या अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है। तो ये जो मतलब सलाहकार समिति थी, मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति, ये बड़ी सलाहकार समिति में से एक थी और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इस समिति के अंतर्गत कुल 5 उप समिति थी। कितनी? 5 उप समिति थी, ठीक है। जैसे कि मौलिक अधिकार की उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति आदि, ये सब इनकी उप समितियां थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है कि सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति के अंतर्गत गठित अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? यानी अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति बनाई गई थी मौलिक अधिकार वाली समिति के अंदर में, उसके अध्यक्ष के नाम पूछे जा रहे हैं। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो हैं वो जेबी कृपलानी थे, जबकि अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो है वो एच.सी. मुखर्जी थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है अल्पसंख्यक अधिकार वाली उप समिति, ठीक है। तो ऑप्शन ए यानी जो जेबी कृपलानी है वो तो मौलिक अधिकार के लिए हो जाएंगे, और ऑप्शन बी, ठीक है, ये अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये ऑप्शन बी जो है, ठीक है, वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यही जेबी कृपलानी आगे चलकर संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी बनेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। संविधान सभा की छोटी समितियां में शामिल साख समिति, कौन सी समिति? साख समिति के अध्यक्ष कौन थे? साख समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो साख समिति के अध्यक्ष जो है वो अल्लादी कृष्ण अय्यर थे। कौन थे? अल्लादी कृष्ण अय्यर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यही अल्लादी कृष्ण अय्यर बाद में प्रारूप समिति के सदस्य भी बने थे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा की सदन समिति, कौन सी समिति? सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? उन्हें प्रांतीय आवास और सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था देखनी होती थी। यानी जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके ठहरने की व्यवस्था भी इनको देखनी होती थी। तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी पट्टाभी सीतारमैया थे, ठीक है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रारूप समिति यानी जो ड्राफ्टिंग कमिटी है, ठीक है, उसने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार कर फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था। भारत के नागरिकों को इस प्रारूप पर विचार करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए कितने महीने का समय दिया गया था? ठीक है, कितने महीने का समय दिया गया था? तो इनको दिया गया था 8 महीने का समय। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 8 महीने का समय दिया गया था। और ये जो 8 महीने का समय था इसमें लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझाव के बाद अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप जो प्रकाशित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप जो है वो किस तिथि को पेश किया था, जिसके बाद इस पर पहली बार 5 दिनों तक आम चर्चाएं हुई थी? ठीक है, तो ये उन्होंने पेश किया था 4 नवंबर 1948 को। कब किया? 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया। और इस पर पहली बार सभा में 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक यानी 5 दिन, ठीक है, 4 नवंबर से 9 नवंबर, ठीक है। हाँ,
टोटल 5 दिन जो है वो इस पे बहस हुई थी। ठीक है, अगला है कि संविधान के प्रारूप पर खंडवार विचार, यानी एक एक चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट उस पे डिस्कशन जो किया गया। दूसरी रीडिंग कब शुरू हुई ये और कब समाप्त हुई थी? तो ये 15 नवंबर 1948 से शुरू हुई और 17 अक्टूबर 1949 तक चली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, और 1948 को शुरू हुई ये, मतलब 15 नवंबर 1948 को, 17 अक्टूबर 1949 को समाप्त हो गई। इस चरण के दौरान कम से कम 7,000, ठीक है, कितने, 7,635 टोटल, ठीक है, संशोधन प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें 2,473 प्रस्ताव पर मतलब चर्चाएं हुई। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के आलोचकों द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में किसने संविधान सभा को एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कहा था? बेसिकली ये भारत में उस समय कांग्रेस के प्रभुत्व को लेकर किया गया ये टिप्पणी था। ठीक है, हाँ, और क्योंकि उस समय सभा में कांग्रेस का भारी बहुमत था, तो ये जो कहना था वो ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना था कि जो मतलब संविधान सभा है वो एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। यानी उन्होंने कहा था कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही सभा है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। अगला है कि ब्रिटिश राजनेता विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की बनावट पर तंज कसते हुए इन्हें कौन सा वक्तव्य दिया था? यानी जो विंस्टन चर्चिल थे वो संविधान की आलोचना के लिए कौन से शब्द का मतलब उपयोग किए थे? तो विंस्टन चर्चिल ने भारत के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर चोट करते हुए कहा था कि भारत के केवल एक बड़े समुदाय, यानी उनका जो कहने का मतलब था वो हिंदुओं को टारगेट करके था, वही उसने ही प्रभुत्व किया। इस तरह लॉर्ड विस्काउंट ने उसे हिंदुओं का निकाय भी कहा था। मिस्टर चर्चिल ने कहा कि केवल बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया संविधान सभा ने, लेकिन विस्काउंट ने कहा कि केवल हिंदुओं का निकाय है ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है संविधान के सुलेखक और सजावट के बाद, सुलेखन और सजावट के बाद मूल संविधान के मुख्य प्रारूपकार के रूप में किसे जाना जाता है, जिन्हें जटिल कानूनी धाराओं को सुव्यवस्थित रूप दिया था? तो एल.एन. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे, एल.एन. मुखर्जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उनकी जो कार्य कुशलता थी और जटिल कानूनी बारीकियों को ड्राफ्ट करने की जो क्षमता थी, उसको मतलब उसकी सराहना स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी की थी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे ड्राफ्ट किया गया है। किनके द्वारा? एल.एन. मुखर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक को मोहर के रूप में अपनाने के पीछे मुख्य दार्शनिक या व्यवहारिक कारण क्या माना जा सकता है? ठीक है, तो ये भारत में जो विविधताएं थी उन विविधताओं में सभी वर्गों के लोगों के जो मतलब हित को साधने के लिए एक बृहत संविधान बनाया जाना था, जिसे कुछ लोगों ने मतलब मोटा या हाथी, जैसा एच.वी. कामत ने कहा है कि मोटे हाथी के तरह यह संविधान है। तो इस तरह ये मोटा तो था, लेकिन उस बृहत स्वरूप के वजह से ही इसे ये मतलब हाथी को मुहर के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, इसलिए और हाथी को चुने जाने का एक कारण ये भी था कि ये इसकी विशाल आबादी और जो बनने वाले विशालकाय संविधान के स्वरूप को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण छोटी समिति, मुख्य आयुक्तों के प्रांत की जो के लिए जो समिति थी, उसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे? ठीक है, तो डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे, और सदन समिति के साथ साथ मुख्य आयुक्तों के प्रांत के लिए भी जो समिति बनाई गई थी उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया थे।
अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के सदस्य की सूची के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाम इस समिति के मूल 7 सदस्यों में शामिल नहीं था। यानी कि प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे, ठीक है, एवं उनके अध्यक्ष के नाम आपको याद होने चाहिए, तभी ये प्रश्न आप बना पाएंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी जो होगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के एकमात्र ऐसे सदस्य कौन थे जो मूलतः कांग्रेसी थे और जिन्होंने संविधान के निर्माण में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई थी। संविधान के निर्माण में अत्यंत सक्रिय भूमिका भी निभाई थी और कांग्रेस के सीट से चुनकर तो आए थे, लेकिन वो विचार से भी कांग्रेसी थे। तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उसमें डॉक्टर के.एम. मुंशी एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो पूरी तरह मूल रूप से कांग्रेसी थे। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो विशेष बात यह है कि संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। ठीक है, ये अध्यक्ष कौन थे और ये संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। तो ये एस वरदाचारी के बारे में कहा गया है। वो संविधान सभा का सदस्य न होते हुए भी जब सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक समिति गठित की गई थी तब उनके अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था और ये इनकी कानूनी योग्यता के कारण सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति का अध्यक्ष बनाया गया या ये जिम्मेवारी उनको दे दी गई। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपके विश्वास और आपके साथ के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़िए। प्रत्येक सोमवार बिहार के करंट अफेयर यानी बिहार से संबंधित समसामयिक मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। वहाँ हम लोग बिहार की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, खेल परिदृश्य और पुरस्कार संबंधी जो भी समसामयिक घटना उसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। सटीक विश्लेषण और विश्वसनीय जानकारी के लिए प्रत्येक सोमवार जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। लगातार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद साथियों।